जय हिंद दोस्तों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का, जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इसका 12th डे है और आज भी हम देखने वाले हैं 10 एमसीक्यू जो कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कुछ पूछी है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान से देखना किस प्रकार के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है, इससे आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है वो 2003 में पूछा है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो कब का क्वेश्चन है? 2003 में ये क्वेश्चन को पूछा है। तो यहाँ पे देखो, इंडिया इज ए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। 2003 के अनुसार बोल रहा है कि इंडिया क्या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, से बताओ। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड में, इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 9th रैंक में था क्या स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में 2003 के अनुसार। थर्ड में देखो, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। सिल्क उत्पादन में भारत का रैंक सेकेंड था क्या। फोर्थ ऑप्शन में देखो, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द कोल प्रोडक्शंस। तो कोल प्रोडक्शंस में इंडिया का रैंक थर्ड था क्या। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसके आगे हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो, इंडिया का जो रैंक था नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के रूप में जो था ना, वो थर्ड रैंक था 2003 के अनुसार। ठीक है, 2003 के अनुसार कितना रैंक था, थर्ड रैंक था। तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का जो रैंक था वो कितना था, थर्ड रैंक था, सेकेंड रैंक नहीं था नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के रूप में। सबसे फर्स्ट किसका था, चाइना का, यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद जो है वो इंडिया का था। ठीक है, तो जिसके कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ये गलत हो गया। और उसी प्रकार से देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया था, इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग में इंडिया का रैंक कितना है, तो 9th रैंक था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो चाइना, जापान, यूक्रेन और 9th रैंक में जो था वो इंडिया का था, स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में जाना जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में, इंडिया इज ए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। तो हाँ, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, चाइना के बाद जो है वो इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था सिल्क का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हो, इंडिया थर्ड रैंक था कोल प्रोडक्शंस के रूप में, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद इंडिया का था कोल प्रोडक्शंस के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आज का सेकेंड क्वेश्चन को। तो सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा है यूपीएससी ने। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा है। तो यहाँ पे देखो, विथ रेफरेंस टू रिवर लूनी, किसके बारे में पूछा है, रिवर लूनी से रिलेटेड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये पता होना चाहिए कि रिवर लूनी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ बहती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंभात। यह गल्फ ऑफ खंभात में जो है वो गिरती है क्या, रिवर लूनी जो है वो क्या गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है। इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, क्या यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कौन सा रिवर की बात हो रहा है, तो रिवर लूनी का बात हो रहा है। क्या गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है कि गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है। इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेज विथ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। यह पाकिस्तान में प्रवेश करके सिंधु नदी की सहायक नदी में मिल जाती है क्या, रिवर लूनी। इट इज़ लॉस्ट इन द मार्सी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। यह कच्छ के रन में दलदली भूमि में विलीन हो जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, क्या होगा बताओ। जो रिवर लूनी जो है ना वो क्या होती है, तो ये लॉस्ट हो जाती है कहाँ पे, तो रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, यह रन ऑफ कच्छ के रन में जो है ना दलदली भूमि में जा करके क्या होती है, तो ये विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको मैप के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये रहा रिवर लूनी जो कि ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, तो नियर पुष्कर से जो है ना, वो राजस्थान से ये जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। और ये बहते बहते कहाँ पे जाके रन ऑफ कच्छ में जो है ना वो क्या हो जा रही है, तो यहाँ पे जाके लॉस हो जा रही है। ठीक है, रिवर लूनी जो है ना
वो जो है वो ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ये जो है मार्सी लैंड में जो है ना रन ऑफ कक्ष में यहीं पे जाके क्या होती है, तो यहीं पे जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, ये समुद्र तक जो है नहीं पहुंच पाती, यहीं पे जाके क्या होती है, तो यहीं पे विलीन हो जाती है। ठीक है, रन ऑफ कक्ष में, तो यही बात पूछा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो राजस्थान के पुष्कर से ओरिजिनेट हो रही है। तो इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था इस क्वेश्चन को, सो बताओ। इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2010 में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि यूपीएससी का 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार। यहाँ पे कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, इनमें से बताना कि कौन सा जो है ना वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार, सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ, इनमें से कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम बहुत अच्छा से आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसका राइट आंसर बताओ कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, क्या होगा, तो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फ्लोइंग आर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ग्रेट निकोबार जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है, सुंदरबंस जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, और गल्फ ऑफ कच्छ जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो कितने सारे हैं वर्ल्ड में, तो 797। ठीक है, 797 जो है ना वो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में। दुनिया में जो है वो कितने हैं, 797 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, जो कि कितने कंट्री में फैला हुआ है, तो 145 कंट्री में फैला हुआ है। टोटल 145 कंट्री में 797 बायोस्फीयर रिजर्व्स फैले हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसको बोला जाता है यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडिया में जो है ना 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जो कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो डेजिग्नेटेड इसको प्राप्त है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें से देखो यहाँ पे 13 जो है ना वो इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूडेड यूनेस्को, 13 वैसे हैं जो कि यूनेस्को में शामिल है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जो है वो 13 वैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 18 में, जो कि यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, जिनमें से देख सकते हो कि नीलगिरी जो है ना इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कि 1986 में इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भारत के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, भारत के पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जिनमें से 13 जो है वो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम और उसके स्टेट का नाम दिया गया है। अगर इसको पढ़ना हो तो इसका पीडीएफ जो है वो हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ ज्वाइन कर लो। हम वहाँ पे सारे पीपीटी को जो है वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देख सकते हो कि नीलगिरी हो गया। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में फैला हुआ है। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु में है। उसी प्रकार से सुंदरबंस हो गया, नंदा देवी हो गया। ठीक है, नौक्रेक हो गया, और ग्रेट निकोबार हो गया, दिबांग हो गया। ठीक है, दिब्रू सेखोवा हो गया। ठीक है, पंचमाही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से और सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना, जो कि टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि भारत में है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो जो कि यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में देखो यूनेस्को में जो है ना कई तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, यूनेस्को में जो है वो कई सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में जो है वो इंडिया में 13 है। ठीक है, 13 जो कि यूनेस्को में शामिल है बायोस्फीयर रिजर्व्स के रूप में। उसी प्रकार से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का बात करें अगर, जो कि भारत में है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में जो यूनेस्को में शामिल है वो कितने सारे हैं, तो 45 साइट्स हैं टोटल। कितने, 45 साइट्स। ठीक है, उनमें से भी जो है ना वो देखो, उनमें से जो है वो 37 जो है ना वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में, और 7 जो है वो नेचुरल। ठीक है, और
मिक्स के रूप में वन को जो है वो रखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में 16 एलिमेंट्स को रखा गया है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में देख सकते हो कि 13 इंस्क्रिप्शंस को रखा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से बनते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जो कि 45 साइट्स रखा गया है ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना मैक्सिमम बनता है। बायोस्फीयर रिजर्व से इंटेंजिबल साइट से जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने की संभावना रहता है, ठीक है। और भी यहाँ पे अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि यूनेस्को में जो कैटेगराइजेशन किया गया है, तो इसको देख सकते हो, इसको पीपीटी हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। तो इसको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में भेज देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको आसानी से जो है वो देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो आप फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी का 2008 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, तो अमंग द फ्लोइंग विच वन इज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा सेंसस ऑफ इंडिया 2001। यानी 2001 के डाटा के अनुसार बताना है ना किस स्टेट में जो है ना मिनिमम पॉपुलेशन था, किस स्टेट में मिनिमम पॉपुलेशन था 2001 के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, चंडीगढ़, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम का जो पॉपुलेशन था वो सबसे मिनिमम था, 2008 में एक क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो 2001 के सेंसस के अनुसार बताना था कि किस स्टेट में जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्किम का जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 5.4 लाख, ठीक है, 2001 के सेंसस के अनुसार। उसी प्रकार से चंडीगढ़ का देख सकते हो कि 9 लाख था पॉपुलेशन, मिजोरम का 8.9 लाख और पुडुचेरी का 9.7 लाख पॉपुलेशन जो था वो 2001 सेंसस के अनुसार था, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट दिया गया है, देखो यहाँ पे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज डाइवर्सिफाइड इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी जो है ना उसको क्या डाइवर्सिफाई किया गया है, क्या क्लासिफाई किया गया है, क्या उसका अलग और भी सेक्टर जो है वो हाइड्रो पावर सेक्टर है क्या, एनटीपीसी का और भी सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर है क्या। एनटीपीसी का काम क्या है, तो एनटीपीसी जो है वो क्या करती है, विद्युत उत्पादन करती है, ठीक है। एनटीपीसी जो है वो विद्युत उत्पादन करने का काम करती है ना, तो क्या हाइड्रो पावर सेक्टर भी जो है वो उसके अंदर आता है क्या, उसका क्लासिफिकेशन है क्या। देखो हाइड्रो पावर से क्या होता है, इससे भी जो है इससे क्या होता है, इससे पानी से जो है बिजली क्रिएट किया जाता है ना, तो ये भी जो है ना क्या होगा, ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा, सो बताओ आप लोग, ठीक है। हम इसको बताएंगे बाद में, लेकिन अभी ये बताओ कि इसका क्लासिफिकेशन है या नहीं, ठीक है। एनटीपीसी का हाइड्रो पावर सेक्टर जो है वो इसका क्लासिफिकेशन है या नहीं। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रो पावर सेक्टर जो है वो का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो है ना, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर। सेम क्वेश्चन, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन होता है इसके अंदर क्या कार्य होता है, सो सब समझाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये समझो कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या टेलीकॉम सेक्टर भी है क्या। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना क्या होगा बताओ, करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो है वो सही है। तो इसका क्लासिफिकेशन भी जो है ना एनटीपीसी का जो है वो हाइड्रो पावर सेक्टर है और पावर ग्रिड का जो है वो टेलीकॉम सेक्टर है। तो चलो देखते हैं हम इसके बारे में। यहाँ पे देखो एनटीपीसी जो है ना वो नेशनल, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोला जाता है, हाई डाइवर्सिफाइड इनटू द हाइड्रो पावर सेक्टर। इसको जो हाइड्रो पावर सेक्टर में भी जो इसको क्लासीफाई किया गया, केवल हाइड्रो पावर सेक्टर में नहीं और भी कई सारे सेक्टर हैं जिसमें क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो हम उसको भी देखेंगे आगे। इट हैज़ अंडरटेकन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ इट्स डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड द थर्मल पावर, ठीक है। उसी प्रकार से ऑप्शन 2 में देख सकते हो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पावर ग्रिड जो है वो उसको भी क्लासीफाई किया गया क्या, टेलीकॉम सेक्टर में, बाय यूटिलाइजिंग इट्स एक्सटेंसिव ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के रूप में, ठीक है। तो इसको भी जो है ना वो और अलग अलग सेक्टर में जो है वो क्लासीफाई किया गया है, तो हम इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में पहले देखते हैं कि इसका जो डाइवर्सिफिकेशन किया गया है सो समझते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी का मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन्ड पावर कंपनी है, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश, जिसका इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1925 में। इसको याद रखना, 1925 में एनटीपीसी का इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। क्या आप लोग के यहाँ कोई एनटीपीसी का कंपनीज है, वो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका मेन कार्य क्या है, तो इसका मेन कार्य जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, स्पेशली थ्रू द थर्मल पावर। तो ये थर्मल पावर से क्या करता है, तो मुख्य रूप से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम करता है एनटीपीसी। इनिशियली जो है ना एनटीपीसी मेनली एसोसिएटेड विद कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन, मुख्य रूप से क्या करता था, पहले जो एनटीपीसी जब बनाया गया था तब मुख्य रूप से जो है ना वो कोयला से जो है ना बिजली उत्पादन करता था। पहले जो जितना भी बिजली उत्पादन होता था वो किस चीज़ से होता था, तो कोयला से होता था। आजकल जो है ना वो हाइड्रो पावर हो गया, है ना, विंड एनर्जी के थ्रू हो गया, और भी अलग अलग सेक्टर हैं जिसके थ्रू जो है वो अब क्या करते हैं, हम बिजली उत्पादन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय जो था, पहले के समय में केवल क्या करते थे, तो हम लोग कोयल बेस से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते थे, ठीक है। जिसके कारण जो है वो कई गाँव में जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी बहुत अच्छे से, आज भी नहीं आती है बहुत अच्छे से कई गाँव में, ठीक है। आप लोग के यहाँ आती है कि नहीं ये बताओ, ठीक है। होइवर ओवर टाइम इट हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू सेवरल एरियाज ऑफ द एनर्जी सेक्टर, बाद में जो है वो कई सारे इसका क्लासिफिकेशन हुआ, कई सारे चीज़ों में इसको डाइवर्सिफाई किया गया, जिसके थ्रू जो है वो फिर क्या किया गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस किया जाने लगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एनटीपीसी इज नॉट लिमिटेड टू थर्मल पावर, इट एक्टिविटीज इनटू थर्मल पावर, ठीक है। जिसमें देख सकते हो कि थर्मल पावर के थ्रू भी क्या करता है, हाइड्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से हाइड्रो पावर के थ्रू भी, सोलर पावर के थ्रू भी, विंड पावर के थ्रू, कोल माइनिंग, पावर ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी, अदर एनर्जी रिलेटेड बिजनेस जो है ना वो जिसके थ्रू ये काम करती है एनटीपीसी, और इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो कई कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके थ्रू ये काम करती है, ठीक है। देखो हाइड्रो पावर जो था, जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था, ये हाइड्रो पावर क्या करता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है यूजिंग द एनर्जी मूव्स ऑफ फॉलिंग वाटर, पानी को क्या करता है, पानी को गिराता है, यानी एक रिजर्वायर में जो है ना पानी को इकट्ठा करता है, और फिर उसको क्या करता है, टरबाइन के ऊपर छोड़ता है, जिसके थ्रू जो है ना टरबाइन घूमती है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर को स्टोर करता है, ठीक है, वाटर को हाइट में जो है वो स्टोर करता है, फिर उसको क्या करता है, डाउनवर्ड की ओर जो है वो गिराता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, टरबाइन जो है वो रोटेट करता है, टरबाइन क्या होता है, तो टरबाइन जो है वो जिसके कारण से रोटेट करता है, और जनरेटर इस रोटेट्स होने के कारण जो है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाइड्रो पावर के थ्रू, पानी के थ्रू जो है वो क्या कर रहा है, तो बिजली पैदा करने का काम करता है हाइड्रो पावर, ठीक है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पावर ग्रिड के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पावर ग्रिड देखो, पावर ग्रिड भी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पावर प्लांट से बिजली को जो है ना वो एक लंबी दूरी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को टावर्स के थ्रू जो है वो संचालन करने का काम करता है, पावर ग्रिड्स का ये सब काम होता है, ठीक है। सब स्टेशन के माध्यम से बिजली को जो है ना वो आगे तक भेजता है, नेशनल ग्रिड को जो है मजबूत और रिलायबल बनाता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि, तो देखो यहाँ पे क्या, जो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पावर प्लांट बनाया गया है, ये क्या करता है, ये टावर बना के क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना वो एक ट्रांसफॉर्मर से जो है ना वो दूसरे ट्रांसमिशन तक जो है वो पहुँचाने का काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इसके थ्रू। तो ये सब जो है वो काम होता है किसका, पावर ग्रिड का, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो पावर ग्रिड कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से पावर ग्रिड जो है वो टेलीकॉम कम्युनिकेशंस में भी काम करता है, ठीक है। ये जो अलग सेक्टर है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी जो है वो पावर ग्रिड काम करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज के रूप में काम करता है, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स के रूप में काम करता है, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट्स के रूप में काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन के रूप में काम करता है, और स्मार्ट ग्रिड या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में जो है वो पावर ग्रिड का
यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो है पावर ग्रिड का यूज़ किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में 2008 में क्वेश्चन को ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंगेज्ड। ब्रिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में किसको इंगेज किया गया है, ठीक है। तो ब्रिट गवर्नमेंट क्या होता है ये समझ में पहले इस पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि रेलवे वैगन्स के रूप में यूज़ किया जाता है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में आता है क्या, आइसोटोप टेक्नोलॉजी के रूप में क्या आता है क्या, रोड ट्रांसपोर्ट के रूप में क्या आता है क्या। तो ये ब्रिट जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन आइसोटोप टेक्नोलॉजी। आई होप इसका अगर फुल फॉर्म पता रहेगा ना तो आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर हमको इसको फुल फॉर्म पता है तो इस क्वेश्चन का भले इसके बारे में ना पता हो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम आगे इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, द करेक्ट आंसर इज आइसोटोप टेक्नोलॉजी। ब्रिट जो है ना वो स्टैंड्स करता है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, इसको कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DODAE के अंदर जो है वो क्या करता है, काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आइसोटोप टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स एंड रेडिएशंस का यूज़ करता है किस सेक्टर में, तो मेडिकल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और साइंटिफिक पर्पस में इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। ब्रीड का यूज़ जो है वो अलग अलग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ब्रीड जो है ना, इसके बता दें कि किस सेक्टर में यूज़ करता है, तो मेडिसिन, इंडस्ट्री और अदर अदर सेक्टर में। इसका जो मेन फंक्शंस होता है, तो देखो जैसे मेडिकल फील्ड में जो है वो क्या काम करता है, ये प्रोवाइड्स करता है रेडियो आइसोटॉप्स को और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को जो है प्रोवाइड करता है। यूज़ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को जो है ना वो मेडिकल फील्ड में प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट्स करता है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड कैंसर रिलेटेड एप्लीकेशंस को जो है ना वो इलाज करने में जो है वो क्या करता है, तो ये सहायता करता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में ब्रीड जो है ना वो इस रूप में जो है वो काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर रेडियो आइसोटोप्स का बात करें, तो रेडियो आइसोटोप्स आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एटम्स। ये क्या होता है, तो स्पेशल फॉर्म्स होता है एटम्स का दैट गिवेन ऑफ रेडिएशंस, जो कि डिजीज डायग्नोसिस के रूप में काम करता है। कैंसर को ट्रीटमेंट करने के रूप में रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेडिकल रिसर्च के रूप में इसका यूज़ किया जाता है और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के रूप में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रूप में। अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रूप में देखें, तो रेडिएशन एंड आइसोटोप्स कैन बी यूज्ड इन चेकिंग इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्या करता है, तो चेकिंग करता है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स को, मेजरिंग करता है थिकनेस को, डिटेक्टिंग करता है लीक्स को और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स को। तो इसमें भी जो है वो काम करता है। और एग्रीकल्चर के रूप में अगर बात करें, एग्रीकल्चर एंड फूड के रूप में, तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन फूड प्रिजर्वेशन के रूप में काम करता है, ठीक है। कंट्रोलिंग सर्टेन पेस्ट के रूप में, एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जो है वो काम करता है। तो इन सारे सेक्टर्स के रूप में जो है वो ब्रीड काम करता है, ठीक है। तो ब्रीड जो है वो क्या मुख्य रूप से रेडिएशन, आइसोटोप्स, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, तो इन सारे सेक्टर में जो है वो काम करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आज का 7 क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन को, तो 7 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 7 क्वेश्चन में पूछा है, जो कि 2020 में एक क्वेश्चन आया है। कंसीडर द फ्लोइंग मिनरल्स। मिनरल्स का नाम दिया गया है, देखो यहाँ पे बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलीमैनाइट, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन से जो है ना विच आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जिसको मेजर मिनरल्स के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया है। तो कौन सा मिनरल्स को ऑफिशियली रूप से मेजर मिनरल्स के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। तो मेजर मिनरल्स के रूप में कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ। तो ये पता होना चाहिए कि मेजर और माइनर मिनरल्स के रूप में कौन कौन से मिनरल्स को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तभी हम इसको आंसर जो है बता पाएंगे। यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 जो है वो मेजर मिनरल्स के रूप में कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि बेंटोनाइट जो है वो मेजर मिनरल्स के रूप में नहीं,
ये जो है ना वो एक प्रकार का मिट्टी होता है, बेंटोनाइट जो है ना वो एक प्रकार का मिट्टी होता है। इसके कारण जो है ना वो ये जो है वो में माइनर मिनरल्स के रूप में जो है वो कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं हम आगे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंटोनाइट जो है वो माइनर मिनरल्स के रूप में जो है कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। देखो एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का मिट्टी होता है जो कि वोल्केनिक आइस के द्वारा बनता है, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज इन ड्रिलिंग, जिसका यूज़ किया था किस लिए, तो ड्रिलिंग के लिए, फाउंड्रीज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए एंड अदर इंडस्ट्रीज में जो है वो बेंटोनाइट का यूज़ किया था। तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो क्रोमाइट का जो है ना वो ये मेजर मिनरल्स के रूप में होता है। इसका जो यूज़ किया था वो स्टेनलेस स्टील के रूप में, फेरोक्रोम के रूप में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के रूप में जो है वो इसका यूज़ किया था, ठीक है, क्रोमाइट का। उसी प्रकार से काइनाइट का देख सकते हो, ये भी क्या मेजर मिनरल्स के रूप में जाना जाता है। काइनाइट इज ए एल्युमिनियम सिलिकेट मिनरल्स के रूप में जाना था। इट इज़ मेनली यूज इन रिफ्रैक्टरी मटेरियल, मीनिंग इट कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो उसी प्रकार से सिलीमेनाइट जो है वो ये भी मेजर मिनरल्स के रूप में इस कैटेगराइज किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो सिलीमेनाइट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल एंड यूज इन मेनली रिफ्रैक्टरी एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखो कि किस प्रकार से मेजर और माइनर मिनरल्स के रूप में किसको कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे देखो दिस आर मिनरल्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। वैसा मिनरल्स जो कि इकोनॉमी और इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो एंड आर रेगुलेटेड अंडर द मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957 के अंदर जो है ना वो इसको रखा गया है, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि आयरन ओर को जो है ना वो मेजर मिनरल्स के रूप में रखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से मैंगनीज ओर को रखा गया है, बॉक्साइट को रखा गया है, क्रोमाइट को रखा गया है, काइनाइट को रखा गया है, सिलीमेनाइट को रखा गया है, लाइमस्टोन्स को और कॉपर ओर को। तो इन सब सारे मिनरल्स को जो है वो मेजर मिनरल्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। उसी प्रकार से जो है माइनर मिनरल्स के रूप में देख सकते हो दे आर जनरली मिनरल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी वैसा मिनरल्स जो कि मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, लोकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो माइनर मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। देयर रेगुलेशन इज लार्जली हैंडल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका जो रेगुलेशन जो हैंडल करता है वो कौन करता है, तो मेनली जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना इसको हैंडल करती है। जैसे कोई बालू हो गया, ठीक है, बालू को जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। जिसके कारण जो है वो काफ़ी सारे जो है ना बालू जो इलीगल रूप से जो लेते हैं उसको पकड़ता भी है पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बालू रहा सैंड, तो ये कहाँ हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो ये आता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हुए ऑर्डिनरी क्ले हो गया, बिल्डिंग स्टोन हो गया, ग्रेवल हो गया, बोल्डर हो गया, बेंटोनाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं और ये माइनर मिनरल्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, मेजर और माइनर मिनरल्स, ध्यान में रखना। और मेजर मिनरल्स के रूप में जो वैसे आते हैं जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। और माइनर मिनरल्स के रूप में मेनली जो कंस्ट्रक्शन और लोकल यूज़ के लिए जो यूज़ किए आते हैं उसको माइनर मिनरल्स के रूप में रखा गया है। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 8 क्वेश्चन होगा। तो अब हम 8 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन क्या पूछा है। द करेक्ट सिक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 4 शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पे 4 प्रोड्यूसिंग कंट्री दिया गया है शुगर कैन का, ठीक है। गन्ने उत्पादन करने के 4 कंट्री बताया गया है, उनमें से बताना कि घटते क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। यहाँ पे टॉप कंट्री हमें पता, टॉप स्टेट्स हमें पता रहेगा तब तो हम बता पाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ये बताओ। ये 2000 में पूछा गया है यूपीएससी में क्वेश्चंस। तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश में जो है ना वो हाईएस्ट क्या कहता है, तो हाईएस्ट उत्पादन किया था। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में और 4 जो है वो आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप शुगर कैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के रूप में जो सबसे ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस किया था किस कंट्री में, तो ब्राज़ील में, ठीक है।
उसके बाद जो है वो इंडिया में, फिर चाइना में, फिर पाकिस्तान में, फिर थाईलैंड में। तो टॉप 5 कंट्रीज़ पता होना चाहिए कम से कम। और उसी प्रकार से टॉप स्टेट्स के रूप में अगर हम देखें तो टॉप स्टेट्स के रूप में कौन हो गया, तो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं जो कि शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में टॉप में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आज का 9 क्वेश्चन होगा। तो 9 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है 1998 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिक ग्रुप। ये क्या दिया गया है, ग्रुप का नाम दिया गया है। ठीक है, ग्रुप का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है ना वो ऑस्ट्रिक ग्रुप के रूप में आता है। ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो यहाँ पे पूछा था ऑस्ट्रिक ग्रुप के रूप में जो है ना वो कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया था और बताना था ना कि कौन सा ग्रुप जो है वो ऑस्ट्रिक ग्रुप के रूप में आता है, कौन सा लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रिक ग्रुप के रूप में आता है। लेकिन यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो खासी जो है ना वो ऑस्ट्रिक ग्रुप के रूप में आता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, हम इसके बारे में और देख सकते हो कि मराठी जो है ना वो इंडो आर्यन ग्रुप के रूप में आता है। कड़ाखी जो है ना, कड़ाखी नहीं होगा, लड़ाखी होता है शायद। लड़ाकी जो है ना वो इसका लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये लड़ाखी जो है यहाँ पे लड़ाखी होगा। ठीक है, तो लड़ाखी जो है ये लैंग्वेज होता है जो कि सिंधो तिब्बतन ग्रुप के रूप में आता है। ठीक है, खासी जो है वो ऑस्ट्रियाटिक ग्रुप के रूप में आता है। ठीक है, और तमिल जो है वो द्रविडियन ग्रुप के रूप में आता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो खासी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रियाटिक लैंग्वेज फैमिली। इट इज़ स्पोकन मेनली फॉर, कहाँ बोला जाता है, तो मेनली जो है वो खासी पीपल्स बोलते हैं मेघालय में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो उसी प्रकार से मराठी इंडो आर्यन ग्रुप में आता है जो कि मेनली कहाँ बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में बोला जाता है। आल्सो पार्ट्स ऑफ गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी जो है वो मराठी भाषा बोला जाता है। और लड़ाखी, ठीक है, कड़ाखी नहीं होगा, लड़ाखी होगा। ठीक है, जो कि साइनो तिब्बतन ग्रुप के रूप में आता है और मेनली जो है वो कहाँ बोला जाता है, तो लद्दाख में इसको बोला जाता है लड़ाखी। ठीक है, और खासी जो है वो ऑस्ट्रियाटिक ग्रुप के रूप में आता है जो कि मेनली बोला जाता है मेघालय में खासी हिल्स के पास। ठीक है, और तमिल जो है वो द्रविडियन ग्रुप के रूप में आता है और मेनली स्पोकन किया जाता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो द्रविडियन यानी तमिल भाषा को जो है बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन के रूप में 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, द ट्राइबल पॉपुलेशंस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर बिलोंग टू द, ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि अंडमान एंड निकोबार में बिलोंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रालोइड रेस, कोकासोइड रेस, मोंगोलोइड्स रेस। ठीक है, और नेग्रोइड्स रेस। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इसको, जो ट्राइबल पॉपुलेशन अंडमान एंड निकोबार में बिलोंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है बताओ, नेग्रोइड्स रेस जो है ना वो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेग्रोइड्स रेस। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो नेग्रोइड रेस जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो द इंडिजिनियस ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पार्टिकुलरली ग्रुप एज द ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, ओंग, जारवा और सेंटिनलीज वेयर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इन ऑल्डर एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर अंडर द नेग्रेटो। तो इस सबको कहाँ रखा गया था, नेग्रेटो ग्रुप में जो है वो कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, सो इसलिए इसको क्या बोला जाता था, तो नेग्रोइड कैटेगरी में इसको जो है वो रखा गया था, इसलिए बोला जाता है नेग्रोइड्स रेस के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो ऑस्ट्रालोइड जो है ना, ऑस्ट्रालोइड जो है वो कहाँ पे बोला जाता है, मेन जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं उसको कहाँ पे रहते हैं, तो ये मेनली जो है ना वो सेंट्रल और ईस्टर्न साउदर्न इंडिया के में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन। और कॉकसोइड जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है मेनली जो है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो पाया जाता है। उसी प्रकार से जो है मंगोलोइड जो है वो पाया जाता है कहाँ पे, ईस्ट एशिया के रूप में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो मेनली पाया जाता है मंगोलोइड। ठीक है, और नेग्रोइड के बारे में बता ही दिए कि कहाँ पे पाया जाता है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो है पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।